Hello aspirants, welcome to our first lecture in the series of Dynasties of मध्य प्रदेश। आज हम पहली डायनेस्टी करेंगे दैट इज गोंडवाना। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप केयरफुली जरा एमपी का मैप ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, कुछ लोकेशन अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको चीजें बेटर समझ में आए। फर्स्ट हो गया जबलपुर, ऑलराइट, उसी के साइड में है नरसिंहपुर और उसी से लगा हुआ है मंडला। जबलपुर मंडला ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं डायनेस्टी गढ़ मंडला डायनेस्टी की तो हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। ठीक है, इसके बाद छिंदवाड़ा, ये इसलिए क्योंकि ये जो गोंड हैं इन्हीं की चार ब्रांचेस रूल करती थी। पहली तो हो गई जबलपुर में गढ़ मंडला और दूसरी होती थी यहाँ छिंदवाड़ा के पास दैट इज देवगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। और एक आपको याद रखना है उमरिया। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है दमोह। दमोह, जबलपुर, मंडला, उमरिया, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा एंड बालाघाट, ये लोकेशन आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़े उससे पहले। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गोंडवाना डायनेस्टी। अब देखिए, जब हम गोंडवाना डायनेस्टी की बात करते हैं तो गोंड एक्चुअली एक ट्राइबल रीजन है। ओके, जो जितना हमारा एरिया है एमपी, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा महाराष्ट्र का, थोड़ा आंध्र प्रदेश का, ये पूरा गोंडवाना लैंड माना जाता था क्योंकि एज पर सबसे पहला अगर हम रामायण की बात करें, ओके, तो रामायण में मेंशन किया गया है एक दंडकरण्या रीजन। ठीक है, दंडकरण्या नाम का रीजन मेंशन किया गया है जिसे कहते हैं इट वाज द अबोर्ड ऑफ गोंड ट्राइब्स, यानी पूरी गोंड ट्राइब्स की प्रजाति इस एरिया में रहती है। ठीक है, तो ये सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस है जो हमें गोंड प्रजाति के बारे में मिलता है। ठीक है, लेकिन गोंड ट्राइबल्स का एरिया होने का मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल पावर भी हैं, वो कोई रूलर है वहां के या उनका एक किंगडम है, ऐसा नहीं था। ठीक है, पॉलिटिकल पावर की जब बात आती है तो हमें सबसे पहला रेफरेंस हमें मिलता है संस्कृत टेक्स्ट ऑफ रामनगर। अब मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये है मंडला, दिस वन। ठीक है, मंडला में ही एक जगह है रामनगर, तो वहीं पे हमें एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिलता है, संस्कृत टेक्स्ट ऑफ रामनगर। ये हमें पहला रेफरेंस देता है कि यहां पर एक गोंड डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया है 1667 में बाय रूलर नेम हृदय शाह, राइट, जो रूल कर रहे थे गढ़ मंडला में, गढ़ मंडला या डायनेस्टी कह सकते हैं, गढ़ मंडला डायनेस्टी, जो कि जबलपुर रीजन, आज का जबलपुर रीजन। ठीक है, तो ये टैक्स हमें बताता है, लिस्ट देता है 54 रूलर्स की, और ये हमें बताता है कि जो फर्स्ट रूलर थे वो थे यादव राय। यादव राय कह लीजिए या यदु राय कह लीजिए या जादू राय कह लीजिए, ये तीनों नाम एक ही पर्सन के लिए यूज किए गए। वहां से लेके पूरी, जब तक हृदय शाह ने ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया था वहां तक के सभी रूलर्स के नाम इसमें मेंशन है। ठीक है, टोटल 54 रूलर्स। क्लियर? इसके अलावा जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तो 1837 में एक आदमी थे कर्नल स्लेमन, इन्होंने भी हमें कुछ रूलर्स की लिस्ट दी और इन्होंने ज्यादा लंबी लिस्ट दी है, ऑलमोस्ट 64 या 67 रूलर्स की। ओके, इन्होंने भी यादव राय से लेकर जो लास्ट आखिरी रूलर थे सुमेर शाह, उन तक सभी रूलर्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो सेकंड सोर्स हो गया कर्नल स्लीमन, राइट। फिर तीसरा सोर्स आता है हमारे पास गदेश निरीप प्रवर्णम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर हमें इस डायनेस्टी के बारे में पता चल रहा है तो वो यहीं से चलता है। गदेश निरीप पवर्णम, ओके, ये एक संस्कृत टेक्स्ट है, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है। दूसरा, वर्स के फॉर्म में लिखी गई है। वर्स का मतलब होता है दोस्तों श्लोक, कि जैसे संस्कृत श्लोक होते हैं ना, उस फॉर्म में लिखी गई है। और ये हमें डिटेल देती है 63 रूलर्स के बारे में इन 54 वर्सेस, 54 श्लोक में
ये हमें 63 रूलर्स के बारे में बताते हैं। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा मैप मैप बता देता हूँ। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ये गोंडवाना रीजन है, राइट, ये मान लेते हैं हम, राइट। तो इनके ऊपर रूल कर रहे हैं बुंदेलखंड वाले, बुंदेलखंड डायनेस्टी, ठीक है। इस तरफ होगी बघेल डायनेस्टी। ये सिर्फ एक रफ आइडिया याद रखिए ताकि चीजें समझने में आसान हो। इधर है मालवा, ठीक है। नीचे थोड़ा लेट इमर्ज होगी, लेकिन आफ्टर ब्रेकअप ऑफ बहामनी किंगडम यहाँ पर एक बेरार डायनेस्टी इमर्ज होगी। उसके नीचे थे यादव, यादव डायनेस्टी, यादव ऑफ देवगिरी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके अलावा भी आपको सबसे इनसे पहले गोंड के राइज से पहले रूल करते थे यहाँ जबलपुर रीजन में कालचुरीज, ये कालचुरीज, और उनके नेबर हुआ करते थे परमार, और ऊपर थे चंदेल्स, ठीक। ये सब हम लेट 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अभी बहुत पीछे हैं। अभी हम गोंड डायनेस्टी पे आए ही नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, कालचुरी किंग ये वाले, ये कालचुरी क्या होता है, इनके जो किंग थे विजय शाह थे उस टाइम, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे अभी कालचुरी को समझिए। कालचुरी पड़ जाते हैं थोड़े कमजोर, ठीक है। तो इसका फायदा उठाते हैं ये चंदेल्स। ये क्या करते हैं, चंदेल्स इनको ओवर पावर कर देते हैं, ऑलराइट। लेकिन अब चंदेल्स चलिए ओवर पावर तो कर लिया, लेकिन यहां ऊपर बैठा था दिल्ली सल्तनत, जिस पे उस टाइम रूल कर रहे थे सुल्तान नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद, जिनका रूलिंग का टाइम पीरियड था 1246 से 66 तक, ठीक है। और रूल नसीरुद्दीन महमूद का था, लेकिन इसको पूरा कंट्रोल करता था बलबन, ठीक है। बलबन इनका आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सॉर्ट ऑफ था, ठीक है। फिर 66 में जब ये चला जाता है तब बलबन खुद रूलर बन जाएगा डायरेक्ट फ्रॉम 1266 टू 86, ऑलराइट। तो ये सिचुएशन थी 13th सेंचुरी की। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अटैक होता है और चंदेल्स भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, ठीक है। बाद में जब ये सब इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ये पूरा इंसिडेंट मेंशन किस में है, तो इसकी डिटेल हमें मिलती है दमोह से। दमोह में एक बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन है, बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पे एग्जाम में क्या है कि 3 मार्कर में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ओके। आपको बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है तो आपको बताना होगा कि वहां पर डिटेल दी गई है इस तरह की कि ये नसीरुद्दीन महमूद के अंडर में दिल्ली सल्तनत ने चंदे अटैक किया और चंदेल्स को डिफीट किया, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी यहाँ की। अब इसके बाद क्या होगा, 86 में मैंने आपको बताया यहाँ पे 86 में हो जाएगी बलबन की भी डेथ, ठीक है। 1286 में बलबन डाइड। अब बलबन की डेथ होने के बाद जो स्लेव डायनेस्टी थी, जिसे हम मामलुक डायनेस्टी कहते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और फिर ये चंदेल दोबारा राइज करते हैं, ओके। ये अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अब चंदेल्स भले ही राइज कर गए, लेकिन इसके बाद 1296 में आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक ये पूरा एरिया जो था गोंडवाना जिसको हम कहते हैं, ये पूरा इनके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का जो रूलर बनेगा ये चंदेल्स का, दैट इज बागदेव, ये उनको डिफीट कर देंगे और फिर ये पूरा रीजन रहेगा दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में टिल मोहम्मद बिन तुगलक, ऑलराइट। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे यादव किंग थे एक, कहाँ गया, ये यादव डायनेस्टी, ठीक है। तो ये यादव डायनेस्टी भी अटैक करती है दमोह पे। तो यादव किंग रामचंद्र ये भी 310 में अटैक करते हैं दमोह पे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ अभी एक बेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। जरूरी था आपके एग्जाम के लिए कि ऊपर हमने जो टेक्स्ट डिस्कस किए, क्योंकि सोर्सेज पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको कि हमें इन रूलर्स के बारे में सोर्स इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है संस्कृत टेक्स्ट ऑफ रामनगर, पहला सोर्स हमारा। दूसरा कर्नल सलीमन की जो इन्फॉर्मेशन मिली है,
तीसरा गदेशनेरी प्रवर्णम, ओके, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है। ये 3 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है इनकी पॉलिटिकल पावर के बारे में। क्लियर? ये तो सिर्फ मैं आपको अभी इनकी डायनेस्टी स्टैब्लिश होने से पहले कौन कौन रूल कर रहा था, किस तरह की सिचुएशन थी, ये बता रहा हूँ। अब देखिए 1310, ठीक है, यहां तक। अब आपको पता है कि मैंने आपको कहा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वहां तक सब कुछ उनके कंट्रोल में रहा, तो इसीलिए हमें 1328 ऑनवर्ड्स यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है गोंडवाना रीजन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, ये सब हमें मिलती नहीं है। इसलिए हम 1328 के आगे का जो भी टाइम पीरियड है उसको कहते हैं डार्क एज, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि इस टाइम पर क्या हुआ यहाँ पर या क्या नहीं हुआ। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस हम इस टाइम पीरियड को कहते हैं डार्क एज। ऑलराइट, और माना जाता है कि इसी डार्क एज के दौरान ही इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश कर ली थी, स्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल पावर, इसी टाइम ड्यूरेशन के अराउंड कर दी। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने लीडर्स पर। अब देखिए लेजेंड, लेजेंड क्या होता है? गाथाएं। पहले क्या होता था गांव गांव में ना, जो ये गाने वाले होते थे ये गाथाएं सुनाते थे राजाओं की, अपने किंग्स की बहादुरी की। ठीक है, तो ऐसा ही एक लेजेंड ये बताता है कि यादव राय, ये अगर हमारी गोदावरी रिवर है, ठीक है, तो इधर ही कहीं गोदावरी के तट पर यहां पर यादव राय का बर्थ होता है। ठीक है, तो इस सेहल गांव नाम की जगह है जहां पर इनका जन्म होता है। फिर यहीं से ये लोग ऊपर है इंद्रावती रिवर, वहां से होते हुए फिर वेन गंगा रिवर, इन सब से होते हुए फिर ये सतपुरा में जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल एविडेंसेस हैं, और क्योंकि हम ये तो आप ये कह सकते हो कि इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन तेलुगु रीजन से रहा है, और इसके एविडेंसेस हमें इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि संग्राम शाह, अभी जो आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, संग्राम शाह के कुछ कॉइन्स हैं, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, उनपे हमें तेलुगु स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, कुछ लिखा हुआ है तेलुगु स्क्रिप्ट में। तो ये माना जाता है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे संग्राम शाह के, यानी ऑल दिस यादव राय एंड ऑल, तो ये माना जाता है कि शायद ये लोग कहीं कहीं से आए होंगे। गोदावरी रीजन जो तेलुगु रीजन है, ये लोग इधर से ही माइग्रेट करके आए होंगे। ठीक है, तो एक तो ये एविडेंस मिल जाता है हमें। अब इनका एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं राजाओं पे आने से पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी है। ठीक, तो देखिए इंपीरियल गैजेट, इंपीरियल गैजेटर के अकॉर्डिंग ये दो तरह के हुआ करते थे। एक होते थे राजगोंड और दूसरे होते थे धुरगोंड। धुरगोंड जनरली माना जाता है कि आम आदमी, काइंड ऑफ जनरल पीपल। ओके, राजगोंड वो माने जाते हैं जो थोड़ा एलिट क्लास से आते हैं या फिर जो थोड़े रिच थे। ठीक है, ये माने जाते हैं राजगोंड, क्योंकि इनके पास थी पॉलिटिकल स्किल्स कि कैसे प्रशासन चलाना है, क्या करना, पावर भी थी इनके पास। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन राजगोंड्स की। तो अब ये राजगोंड के भी क्लासिफिकेशन किए गए। तो पहला क्लासिफिकेशन किया स्टीफन फुज ने। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ राजगोंड एज पर स्टीफन फुज। ओके, तो इसमें हमें 4 मिलते हैं। इन्होंने कहा है एक होते थे देवगोंड, राइट, दूसरे होते थे सूर्यवंशी गोंड, तीसरे होते थे देवगढ़िया गोंड। ये आप ना प्लीज अपने हैंड रिटन नोट से बनाइएगा, आप पीडीएफ वगैरह पे रिलाई मत कीजिएगा, ये किताबों पे रिलाई मत कीजिएगा। एग्जाम जब सर पे होगा तब रिवीजन आपके खुद के हैंड रिटन नोट से ही हो पाएगा। आप नोट्स बनाने में आलस मत करना, वरना एग्जाम जब नजदीक आएगा ना तब दिक्कत होगी। ठीक है, एंड जितने शॉर्ट में बनाओगे उतना बेटर रिवीजन कर पाओगे। और लास्ट होते थे रावण वंशी गोंड। अभी आप पहले एक बार लेक्चर को जो समझने पे ध्यान दीजिए, इसको लिख बाद में लेना। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था बाय स्टीफन फुज। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी। अभी इस पर हम वापस आएंगे।
ठीक है, उससे पहले हमें एक और क्लासिफिकेशन देखना होगा जो कि दिया था जेनकिन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने दिया है ज्योग्राफी पे बेस, कि जहां जहां रहते थे ना उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है। जैसे जो मंडला में रहते थे उनको कह दिया कि ये है मंडला गोंड। ओके, जो सागर दमोह रीजन में रहते थे अ, खटोला के पास, उनको कह दिया गया खटुल्हा गोंड। ओके, ये सागर दमोह रीजन की बात कर रहे हैं। तीसरा इन्होंने कहा जरिया गोंड। जरिया गोंड रहते हैं चंदरपुर, आज का जो महाराष्ट्र में चंदरपुर है ना उसके पास। एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया देवगढ़िया गोंड। ठीक है, जो कि देवगढ़ के पास रहते थे। और तो ये चार क्लासिफिकेशन जैकिन्स के हैं, वो फुच के हैं। अब ये जो फुच का क्लासिफिकेशन है ना, इस पे हम वापस आएंगे, क्योंकि हुआ क्या कि 1929 के आसपास इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजकोंड। इन्होंने एक किताब पब्लिश की, एक नहीं इनफैक्ट दो बुक पब्लिश की। पहली थी गोंडी धर्म पुराण, गोंडी धर्म पुराण। और दूसरी किताब थी गोंडी धर्म विचार, गोंडी धर्म विचार। ठीक है, दो थे। तो इन किताबों में इन्होंने क्या कहा कि ये जो स्टीवन फुच का क्लासिफिकेशन था ना, देवगौड़, सूर्यवंशी, देवगढ़िया एंड रावण, इन्होंने इन्हीं चार को इक्वेट कर दिया विथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ऑलराइट, तो इन्होंने स्टीफन फुच की ही क्लासिफिकेशन को वर्ना सिस्टम में डिवीजन कर दिया। तो आप कह सकते हो कि ये देयर वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू कस्टम्स। वैसे ट्राइब्स थे आदिवासी, बट इट वॉज इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू कस्टम, कि ये लोग भी अपने आप को चार अलग अलग वर्ण में डिवीजन मानने लगे थे। क्लियर है, तो ये आपको याद रहेगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन फुच का क्लासिफिकेशन एंड जेंकिंस का क्लासिफिकेशन, और फिर इन पे हिंदू कस्टम्स का इन्फ्लुएंस एज पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजकोट, और इन दो किताबों के द्वारा। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे सभी राजाओं को। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे लिए आते हैं, सबसे पहले हम यादव राय के बारे में जानेंगे। तो क्योंकि ये डार्क एज के टाइम रहे थे तो हमें इनका कोई टाइम पीरियड पता नहीं है ज्यादा, तो इसलिए मान लेते हैं हम कि जहां से डार्क एज शुरू हुई 1328, वहां से लेके जब से हमें एविडेंस मिलना शुरू हुए 1440 तक, तो ये इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो आप ये टाइम पीरियड याद रखेंगे, यादव राय 1328 टू 1440। अब देखिए क्या था कि रिवर गोदावरी है। ये रिवर गोदावरी के पास एक गांव था, सेहल गांव। ठीक है, यहां पर एक शख्स हुआ करते थे, जोध सिंह पटेल। राइट, तो उन्हीं के यहाँ पर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम होता है यदुराय या यादव राय, जो भी कहना चाहो। यदु भी मिलेगा आपको कहीं लिखा हुआ, जादू राय भी मिलेगा और यादव राय भी मिलेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, अब हम फिर से एक बार मैप पे चलते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह स्टोरी छप जाए। बालाघाट देख सकते हैं आप, देश। ठीक है, तो यहाँ बालाघाट में ही एक डायनेस्टी थी लोनजी। ठीक है, तो वहां पर अब देखिए इधर नीचे से आए होंगे, ठीक है, रिवर गोदावरी से, तो यहाँ पे आके वो यहाँ पे इस रूलर ऑफ लोनजी के यहाँ पर सर्विस में थे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि उनके ड्रीम में आती है माता नर्मदा, जो उनसे कहती हैं कि आप जाइए और जो गढ़ की प्रिंसेस है यहाँ पर, अ, ये यहाँ पर जो गढ़ की प्रिंसेस हैं उनसे शादी कीजिए और गढ़ डायनेस्टी की नींव रखिए। क्लियर, तो लुंजी से होते हुए जाते हैं मंडला में। वापस आते हैं हम इनके बारे में। ठीक है, तो यदुराय, ही वॉज इन सर्विस ऑफ, पहले तो काम कर रहे थे इन सर्विस ऑफ रूलर ऑफ लोंजी। लोंजी कहाँ है, बालाघाट में। ठीक है,
वहां से क्या होता है, इनकी ड्रीम में आती हैं नर्मदा जी, जो इनसे कहती हैं कि आप जाइए और वहां जाकर शादी कीजिए रत्नावली से। रत्नावली, शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ गढ़ा। मतलब गढ़ तो अभी है नहीं, खैर इनके जो पिताजी हैं आप कह सकते हैं कि एक कंटेक्स्ट में कि वो जमींदार हैं दमोह के। दमोह में कोई रीजन है, वहां के जमींदार हैं, ठीक है, दमोह में, राइट। तो वहां जाकर इन्होंने राजकुमारी रत्नावली से शादी की, ठीक है। और ये जो बालाघाट रीजन है, जो लोंजी, ठीक है, यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं उनको हम कहते हैं हाया डायनेस्टी, ठीक है। ये यहाँ पर रूल कर रहे थे और इन्हीं की सर्विस में थे यादव राय। ऊपर जाते हैं दमोह में, वहां जाकर रत्नावली से शादी करते हैं, क्लियर। और एक टेक्स्ट है, ये जो हमारा गदेश निरी प्रवर्णम है ना, वो कहता है कि यादव राय वॉज एक्चुअली एक कच्छवा राजपूत। कच्छवा राजपूत नागवंशीय थे, नागवंशीय, ठीक है, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जबकि हमारे पास जो एविडेंसेस मिलते हैं, कॉइन्स के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, हम लोग मानते हैं कि नहीं, ये गोदावरी के आसपास से आए थे एंड देवर एक्चुअली ट्राइब्स, ठीक है। तो ये आपने यादव राय के बारे में जान लिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रूलर आते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लाइन से कुछ बातें बताऊंगा। हाँ सॉरी, आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, क्योंकि बुक से आपको ये चीजें समझ में आएंगी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दी होंगी। क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम निकालने से मतलब है, हमें कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है वहाँ इन चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब ये डार्क पीरियड जब खत्म होता है ना, तब हमें डिटेल्स मिलती हैं सब अकबरनामा में। और आपको पता है अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, ठीक है। तो अकबरनामा में इसने, ये जो डायनेस्टी थी, इसके काफी सारे रूलर्स के नाम मेंशन किए हैं। जैसे इन्होंने बताया है खरजी, ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूँ ताकि आप बेटर रिलेट कर पाए। तो आप कह सकते हैं कि यादव राय के जो अगले सक्सेसर थे, ही वॉज खरजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं गोरक्षदास, ऑलराइट, देन कम्स सुखनदास, फिर आते हैं अर्जुन दास, फिर इनके बेटे आएंगे संग्राम शाह, ठीक है, या कह लेते हैं आमन दास, लेकिन उनका नाम वो टाइटल लेंगे संग्राम शाह। अब देखिए, जब भी आपको एग्जाम में आंसर लिखना होगा ना, तो आपको हमेशा तीन चीजें पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटे रूलर्स हैं, इनका आपको क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, 3 मार्कर में। तो आपको 3 लाइनें लिखनी है मुश्किल से। तो सबसे पहले तो आपको रूलर के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड क्या था, किस टाइम पीरियड में वो काम कर रहा था, ठीक है। उसके फादर कौन थे? अगर राजा का बेटा ही राजा बन रहा है तो आपको उसके फादर का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके टाइम पीरियड पे हुआ कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट। अगर आप ये तीन चीजें याद रख लेते हैं इन इन राजाओं के बारे में, जिनके बारे में काफी कम इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहां पर अपना 3 मार्कर हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है। अब देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यादव राय का अगर आपने याद रख लिया कि 40-40 तक, 1440 तक ये रहे, तो अगले 3 से 20-20 साल राज करेंगे खरजी। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1440 से 1460, राइट। गोरखदास, 1460 से इनका टाइम हो जाएगा 80, ठीक है। और फिर सुखनदास, 1480 से इनका टाइम क्या हो जाएगा? 1500, ठीक है। अर्जुन दास का रहेगा 1500 से 1510, ठीक है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 20 साल, 20 साल, 20 साल और ये 10 साल। और फिर 1510 में तो आ जाएंगे सीधे संग्राम शाह, जिनका टाइम चलेगा 43 तक, ठीक है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप इनके बारे में क्या लिखेंगे, एंड एक और पॉइंट जो इन सब में कॉमन है चारों में, वो ये कि देयर नेम वॉज मेंशन्ड इन अकबरनामा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपके पास रेडी हो जाता है पहले से। टाइम पीरियड मैंने आपको याद करा दिया। दूसरी इन्फॉर्मेशन इनकी क्या है कि हीज नेम वॉज मेंशन्ड इन अकबरनामा, क्लियर। यानी कि हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहां से मिल रही है? अकबरनामा से मिल रही है। 2 पॉइंट तैयार हो गए आपके। इसके बाद
अब देखिए अब हम इनके बारे में जानेंगे एक एक करके सारी बातें। तो खरजी जो थे ही वॉज माना जाता था काफी एबिलिटी वाले थे, क्लेवर थे। ओके। और ये लेते थे ट्रिब्यूट अपने आसपास के सामंतों से। ठीक है, ट्रिब्यूट लेते थे क्योंकि इन्हें ऑर्गेनाइज करनी थी एक आर्मी। पहले क्या होता था पुराने जमाने में कि आर्मी ऐसे मेंटेन नहीं की जाती थी, बस जब लड़ाई का टाइम आया तो गांव गांव के जमींदारों से कह दिया लेके आओ बंदे। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक ऑर्गेनाइज की आर्मी। और जब आपके पास ऑर्गेनाइज आर्मी होती है तभी होता है आपके स्टेट का राइस, राइस ऑफ दी स्टेट। ठीक है, तो ये इनका पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अगर इन पे 3 मार्कर आता है तो आप इनका टाइम पीरियड बताएंगे। आप बताएंगे इनका नाम अकबरनामा में मेंशन है। ठीक है, एंड इन्होंने आर्मी ऑर्गेनाइज करना की शुरुआत की थी सबसे पहले। क्लियर। फिर बात आती है गोरक्षदास की। टाइम पीरियड 1460 से 80, नाम मेंशन है अकबरनामा में। क्लियर। और इनके टाइम पे क्या हुआ था कि यहां पर मालवा में रूल कर रहे थे सुल्तान महमूद शाह। ठीक है, ये रूल करते थे मालवा रीजन में क्योंकि इनका पड़ोसी राज्य था। इन्होंने 2 लोगों को अटैक करने भेजा, शेर खान को और फतेह खान को। ठीक है, कहाँ पे? गढ़ पे। ठीक है, जहां पर की जो गढ़ का किलेदार हुआ करता था मुकद्दम राय धर्म, वो मारे गए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सिर्फ ये लिखना है ड्यूरिंग हीज रेन, गोरखदास के टाइम पर ड्यूरिंग हीज रेन सुल्तान महमूद शाह ऑफ मालवा अटैक्ट गढ़ा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पे याद रखना है। तो आप आंसर क्या करेंगे? 1460 से 1480 तक ये इन्होंने रूल किया। ठीक है, इनका नाम भी अकबरनामा में मेंशन है। और ड्यूरिंग हिज रेन सुल्तान महमूद शाह ऑफ मालवा अटैक गढ़। ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा उतने में। नेक्स्ट आते हैं सुखनदास। तो सुखनदास में भी वही 20 साल का डिफरेंस है, मतलब 20 साल ही राज किया, 1480 से 1500 तक। ठीक है, सुखनदास इन्होंने क्या किया था कि क्योंकि अब देखो एक बार अटैक हो गया पीछे, जब अटैक हो गया तो आप समझ सकते हो कि अब ये सीरियस होंगे कि यार हमें ऐसे अटैक अगली बार जब होंगे तो हमें उसके लिए तैयारी रखनी है। तो अब आप गैस कर सकते हो कि इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया होगा, इन्होंने इंक्रीज की होगी अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ। ठीक है, सुखनदास इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। तो अब इन्होंने कहा कि 500 तो घुड़सवार होने चाहिए हमारे पास, 500 कैवलरी एंड 60,000, 60,000 की इन्फेंट्री। इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक। ओके। एंड इन्होंने एक चीज और ध्यान रखी थी कि क्योंकि मालवा से अटैक हो रहा है तो हमारे पास जो और बाकी पड़ोसी राज्य हैं जैसे रीवा के, ठीक है, बघेल वाले, बुंदेलखंड, इन सब के साथ हमें फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं। क्योंकि जब ऑलरेडी आपका एक दुश्मन हो तो आप और ज्यादा दुश्मन नहीं बना सकते। क्लियर। तो ये बात हो जाती है सुखनदास की। इसके बाद आते हैं अर्जुन दास। तो इनका टाइम पीरियड 20 नहीं सिर्फ 10 साल रहा, 1500 से 1510। ठीक है, इनका नाम भी अकबरनामा में मेंशन है। क्लियर। देन अब इनके बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए सबसे पहले तो आपको जो इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में लिखनी चाहिए कि इन्होंने इनके टाइम पर इनके खुद के बेटे अमन दास ने रेबिलियन किया। ठीक है, इनके खिलाफ ही विद्रोह किया। अमन दास यानी कि संग्राम। रुकिए 2 मिनट। ठीक है, तो अब इनके बाद जब इनके बेटे आएंगे, अमन दास ही लिखेंगे अभी हम, संग्राम शाह टाइटल उनको बाद में मिलाता हूँ। ठीक है, अमन दास, अमन दास रूल करेंगे 1510 से लेकर 1543 तक। 33 साल लंबा रूल होगा। ठीक है, 33 साल। और 1510 ही वो ईयर है जब पोर्चुगीज ने गोवा कैप्चर किया था। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिस साल वहां पे गोवा कैप्चर किया था पोर्चुगीज ने, तभी अमन दास का रूल शुरू होता है 1510 से और 33 साल चलेगा। ठीक है, तो अभी पहले अर्जुन दास की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो इन्हें अपने बेटे का रेबिलियन फेस करना पड़ा था, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरा, इनके टाइम पर जो गुरु नानक देव थे वो गढ़मंडला से होते हुए गुजरे थे। ठीक है, तो गुरु नानक देव ने विजिट किया था यहाँ पर।
ओके, जबलपुर से लेके नरसिंहपुर, उज्जैन, कई जिलों से होकर गुजरे थे। इसलिए आपको इन सब जगहों पे ना गुरुद्वारे देखने को भी मिलेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम ए बुक नोन एज सूरज प्रकाश। ठीक है, तो ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी कि इसी टाइम पर जबलपुर में जन्म होता है एक जैन संत का, जिनका नाम था तरन तारन। ओके, ही वॉज ए जैन संत। क्लियर? तो ये दो इवेंट आप इनके बारे में मेंशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं अमनदास, यानी कि संग्राम शाह, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर। तो टाइम पीरियड याद कर लीजिए अच्छे से, पहले 1510 से 1543 तक। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना गुरु नानक देव की हो, वो तो किताब से मिल गई, जबलपुर तरन तारन, या इनकी पूरा सुखनदास के बारे में, ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है दो सती स्क्रिप्चर हैं, टू सती स्क्रिप्चर ऑफ थरका, दमो रीजन से। याद रहे ठीक, ना रहे तो भी ठीक, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। चलिए, तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, अपने पिता के अगेंस्ट रेबिलियन किया। ठीक है, अमनदास ने रेबिलियन यानी विद्रोह। और ये रेबिलियन की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है अभी, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ा मैटर से। देखिए, अगर सपोज यहाँ पर ये रूल कर रहे हैं, ठीक है, अमनदास के पिताजी, और इधर यहाँ पर रीवा जो है आज का, ठीक, वहां पे रूल कर रहे थे वीर सिंह। ऑलराइट, तो होता क्या है, जब ये अपने पिता का मर्डर कर देते हैं, ठीक है, तो पब्लिक जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और इनको कैप्चर कर लेती है, इनको जेल में डाल के रख देती है। ठीक है, और इसी टाइम पे वीर सिंह भी यहाँ अटैक करते हैं। तो फिर ये जो अमनदास होते हैं वो माफी मांगते हैं कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, और वीरदास इनको माफ करके वापस से इनको राजा बना देते हैं, अमनदास को। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वीर सिंह द्वारा लिखी गई किताब वीर भान उदय में ही मिलती है, कि इन्होंने संग्राम शाह ने, अमनदास ने अपने पिता के खिलाफ रेबिलियन किया था। 1540 में इन्होंने ये किताब लिखी थी, वीर भान उदय काव्यम। ठीक है, तो इस रेबिलियन के बारे में हमें मिलता है। तो पब्लिक ने इनको इम्प्रिजन कर दिया, फिर ये राजा आए यहाँ पर, फिर इनसे इन्होंने माफी मांगी, और फिर इन्होंने इनको दोबारा राजा बना दिया। ठीक है, तो अब हम संग्राम शाह को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमनदास या फिर कहेंगे संग्राम शाह। टाइम पीरियड क्या है, 1510 से 1543। क्लियर? आई होप अब तक आपको चीजें समझ में आई हो। सबसे पहला हमें हर चीज के बारे में जानना होता है कि सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का। तो सोर्स वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, दो सती इंस्क्रिप्शन। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, टू सती स्क्रिप्चर ऑफ छरका, यानी कि तमु। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सोर्स याद रखना होता है किसी का भी, कि कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब इनको क्या करना था सबसे पहले, कि इनको सभी से अच्छे रिश्ते बनाने थे। तब आपको पता है कि ऊपर रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इधर गुजरात साइड रूल कर रहे थे बहादुर शाह, और ये मालवा पे अटैक करते रहते थे। ठीक है, बहादुर शाह गुजरात में। ठीक है, इधर रीवा साइड कौन रूल कर रहे हैं, बघेल किंग, जिन्होंने इनको माफी दी है अभी, बघेल किंग वीर सिंह देव। क्लियर? तो और बीच में है ये, और इनको चाहिए सभी से अच्छे रिश्ते। तो इब्राहिम लोधी का एक भाई हुआ करता था जलाल, जो इसको पसंद नहीं था। ठीक है, तो जलाल को इन्होंने जलाल को कैप्चर किया और सौंप दिया इब्राहिम लोधी को। ठीक है, तो यहां पे इनके रिश्ते हो गए काफी से अच्छे, एक गुडविल बन गई दोनों में। क्लियर? फिर बहादुर शाह की इन्होंने मदद की रायसेन जीतने में। ठीक है, तो यहां भी रिश्ते दोनों में बहुत अच्छे हो गए, काफी गुडविल डेवलप हो गई दोनों में। ठीक है, रायसेन विक्ट्री में इन्होंने इनकी मदद की थी। और वीर सिंह के साथ तो थे ही ऑलरेडी, क्योंकि इन्होंने उससे माफी मांगी ली थी जब वो इंसिडेंट हुआ था। तो क्लियर? दूसरा,
अब आपको पता है कि इधर दो चीजें और थी, एक तो चंदेल रूल कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो चंदेल के साथ इन्होंने क्या किया कि इनके दो बेटे हुए, संग्राम शाह के दो बेटे हुए। एक तो हुए दलपति, दलपति शाह, ठीक है, और एक हुए चंद्र शाह। तो इन्होंने दलपति शाह की शादी करवा दी रानी दुर्गावती से, जो कि चंदेल की रानी थी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इनके चंदेल्स के साथ इनके हो गए एक तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस। और एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने चारों तरफ के राज्यों से अच्छे संबंध बना के रखे, ताकि ताकि उसके राज्य में पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे और उसकी जनता अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे सके। क्योंकि अगर दूसरे राज्यों से अटैक होते रहेंगे, लड़ाइयां चलती रहेंगी, तो आपका राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप हाईलाइट करेंगे जब भी आपसे पूछी जाएगी इनकी डिप्लोमेसी स्किल्स, ठीक है। ये कितने अच्छे से इन्होंने सभी के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे थे। दिल्ली इब्राहिम लोदी के साथ बनाए, ठीक है, बहादुर शाह के साथ अच्छे रिश्ते रहे, बघेल किंग के साथ अच्छे रिश्ते रहे, और चंदेल के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंस किया इन्होंने, ठीक है। तो ये होती हैं डिप्लोमेटिक स्किल्स। क्लियर? नाउ अब इसके बाद क्या होता है कि एक तो क्या इनका वो भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने, अब जब राजा मजबूत होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने भी अपने राज्य का थोड़ा विस्तार किया, ऊपर पन्ना तक टच कर दिया, ठीक है, ईस्ट में बिलासपुर तक। जो छोटे छोटे हुआ करते हैं ना, जमींदार टाइप के लोग, केयर टेकर टाइप के, इन सबको अपने अंडर में ले लिया कि आप लोग जैसे राज कर रहे हो करो, लेकिन मेरे अंडर में, आपका राजा मैं हूँ। इधर वेस्ट में हरदा तक और नीचे चंदा तक, चंदा आता है आज के महाराष्ट्र में, और बिलासपुर तो आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। तो ये बनी इनकी राज्य की सीमाएं। क्लियर? अगर एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ हो जाएगा 390 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट की बात करोगे तो हो जाएगा 475 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये आपने इनको एज अ वॉरियर भी देख लिया, ठीक है, कि इन्होंने अपने राज्य का एक्सटेंशन किया। फिर आर्किटेक्ट में इन्होंने क्या किया, क्योंकि जब इतना लंबा राज हो किसी का 33 ईयर्स का, तो आर्किटेक्ट में तो होता ही है। सबसे पहला इन्होंने बनवाया चौरागढ़ फोर्ट, चौरागढ़ फोर्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गढ़ा के पास ही बनवाया मदन महल, मदन महल नियर गढ़ा, ठीक है। इसके बाद संग्राम सागर बनवाया इन्होंने। किसी को आपको नाम भर मेंशन करना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। और साथ में एक वजना मठ स्टैब्लिश किया। वजना मठ एक तरह का तांत्रिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चार चीज जो इनका कंट्रीब्यूशन है आर्किटेक्ट में। क्लियर? इनकी जो गोल्ड कॉइन है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट में तो लिखी ही है, जो कि हमारे इधर की भाषा है ही, एमपी की स्क्रिप्ट है ही, और साथ में तेलुगु स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है। और इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि इनके शायद जो पूर्वज आए थे, वो लोग इधर से आए थे, तेलुगु साइड से, ठीक है। और इनको कॉइन पे कहा गया है पुलत्स्य वंशी, पुलत्स्य वंशी, ठीक है। ये आपको 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हर राज्य का झंडे पे एक एम्बलम होता है, स्टेट एम्बलम, ठीक है। तो स्टेट एम्बलम इनका जो था उसमें आपको मिलता है एक हॉर्न्ड लायन ग्रिपिंग एन एलिफेंट, ग्रिपिंग एन एलिफेंट, ऑलराइट। उसके बाद एक राजा अपने राजमहल में, अपने, आप क्या कहते हैं उसे, अपने दरबार में कई लोगों को रखता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये पैट्रोनाइज कर रहे थे, एक शख्स थे दामोदर ठाकुर को, ठीक है, कवि कह सकते हो, ठीक है, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और आपको दोनों याद होनी चाहिए अपने 3 मार्कर हैंडल करने के लिए। संग्राम शाही, विवेक दीपिका, तो ये किताब इन्होंने लिखी। दूसरी दिव्य निर्णया, ठीक है। ये दोनों किताब के आप नाम याद रखेंगे, दामोदर ठाकुर ने लिखी है, ठीक है। जब भी आपको बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो या तो संग्राम शाह पे ओवरऑल पूछा जाएगा, पूरा उनकी डिटेल्स, तो उसमें आपको डिप्लोमेसी के बारे में बताना है, उनका, उनकी शादी। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं ना कि इनका विवाह किससे हुआ था। संग्राम शाह का विवाह हुआ था पद्मावती, ठीक है, इनकी पत्नी के नाम है पद्मावती एंड सुमति, राइट, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। दूसरा डिप्लोमेसी की बात हमने कर ली, दूसरा इनके राज्य के विस्तार की बात कर ली, आर्किटेक्ट की बात कर ली, गोल्ड कॉइन्स, और ये पैट्रोनाइज कर रहे थे दामोदर ठाकुर को। और इसके अलावा इन्होंने खुद एक किताब लिखी है संस्कृत में, यानी कि एक अच्छे राइटर भी थे। संस्कृत में इन्होंने एक किताब लिखी है रास रत्नमाला। ऑलराइट, ये बात हो गई संग्राम शाह की। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो। अब हम आ जाते हैं अगले रूलर में, जो कि इन्हीं के बेटे बनेंगे दलपत शाह। दलपत शाह कह लीजिए चाहे दलपति शाह कह लीजिए, ठीक है। फिर इनकी हो जाएगी अकाल मृत्यु, और ऐसे में फिर इनके बेटे तो रहेंगे वीर नारायण देव, लेकिन पूरा राज्यभार संभालेंगी रानी दुर्गावती। ओके। अब देखिए, अगर आपको संग्राम शाह का याद हो गया अच्छे से कि इन्होंने रूल किया है 1510 से 1543 तक, तो अब इसमें 7 साल जोड़ दीजिए और उसके बाद 14 साल जोड़ दीजिए डबल करके, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा दलपति शाह का, ठीक है। तो 43 में जब संग्राम शाह की डेथ हुई तो 7 साल रूल किया दलपति शाह ने 1550 में, ठीक है। और सोचिए आप अभी 1550 में आप आ गए, अभी अकबर आया नहीं है यहाँ पे, अकबर आएगा 1556 में, ठीक है। फिर रानी दुर्गावती रूल करेंगी अगले 14 साल 1550 से 64 तक, ठीक है। और रानी दुर्गावती के टाइम पर ही मुगल इन्वेजन की शुरुआत होगी। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है पीवाईक्यू में, मुगल्स और रानी दुर्गावती के लड़ाई के बारे में, ठीक है। तो बच्चे जनरली बोलते हैं कि हमें ये ईयर याद रखने में दिक्कत होती है, बट अब नहीं होगी। मैंने आपको शुरू से बता दिया, 328 से 1440 तक फर्स्ट रूलर, ओके, यादव राय। फिर 40 से आप 20 साल ऐड कर दीजिए, फिर 20 साल, फिर 20 साल, तो अगले 3 रूलर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। फिर 10 साल एक रूल रहा, उसके बाद 1510 में आ जाएंगे संग्राम शाह, जो 43 तक रूल करेंगे। 43 के बाद 7 साल रूल करेंगे दलपत शाह, और फिर 14 साल रूल करेंगी रानी दुर्गावती अपने बेटे के बिहाफ में। ऑलराइट, तो चलिए दलपत शाह को देख लेते हैं पहले। इनके बारे में हमें डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं, तो डिटेल्स मिलती हैं हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जबलपुर, ऑलराइट। और इन्होंने टाइटल लिया हुआ था, इनका नाम तो दलपति शाह था, बट इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज श्रीराज। महाराजा धीराज श्रीराज। मैं आपको पूरा डिटेल में ही करवा रहा हूँ ये, ताकि आपको और कहीं कुछ रेफर करने की जरूरत ना पड़े, एंड आप एग्जाम में आंसर क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंट रोल ये था कि गढ़ा, जो अभी तक इनकी कैपिटल थी, वहां से इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी सिंगौरगढ़ में। सिंगौरगढ़, ठीक है, जो कि आज के जबलपुर दमोह हाईवे पे आता है, ठीक है। तो ना तो ये दमोह में है ना जबलपुर में, ये बीच में है बिल्कुल, और ये है विंध्याचल रीजन में। आपको पता है ना सतपुड़ा एंड विंध्यास, ठीक है। और ये जो कैपिटल शिफ्ट करने की डिटेल है ये हमें मिली है गदेश गिरी प्रवर्णम में, ऑलराइट। अब इनके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है, तो पहला तो हम इनकी डिप्लोमेसी देख लेते हैं। तो अब देखिए ऊपर जो था रूलर, बघेल रूलर रामचंद्र, ठीक है, तो उनके साथ तो इनके रिश्ते ऑलरेडी अच्छे थे, तो बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं है। और एक अच्छा रूलर हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखेगा, तो बघेल रूलर रामचंद्र के साथ इनके काफी कॉर्डियल रिलेशंस थे, ठीक है। दूसरा, चंदेल के साथ तो इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस थे, तो चंदेल के साथ भी काफी हार्मोनियस रिलेशन थे इनके, ठीक है। इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए थे आधार कयास को, आधार कयास, ऑलराइट। तो ये बात हो गई इनकी डिप्लोमेसी की। अब हम आ जाते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर। तो एक और इन्होंने भी अपने कोर्ट में पैट्रोनाइज कर रखा था महेश ठाकुर को, महेश ठाकुर। और इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने लिखी है तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि,
ये चीजें आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। महेश ठाकुर ने लिखा है और ये किनके कोर्ट में थे, तो ये दलपति शाह के कोर्ट में थे। और इनकी काफी टॉलरेंस थे ये रिलीजन को लेके भी, और इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इन्हीं के कोर्ट में एक मुस्लिम कपूर बाबा भी रहा करते थे। ही वॉज ए मुस्लिम कपूर बाबा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई दलपति शाह की। अब इनकी हो गई एकदम अकाल मृत्यु 1550 में। तो फिर इनके बेटे जो थे वीर नारायण देव, वो तो थे माइनर अभी, तो वो तो राजा बन नहीं सकते थे। लेकिन उनके बिहाफ में ही रानी दुर्गावती ने सारा कार्यभार संभाला इसके बाद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। सबसे पहली बात, इन्होंने दोबारा कैपिटल शिफ्ट कर दी सिंगौरगढ़ से। सिंगौरगढ़ से ये चली गई और नीचे की तरफ चौरागढ़। ठीक है? चौरागढ़ आता है सतपुरा में, सतपुरा रेंजेस में। ठीक है, और ये चौरागढ़ ही अब कैपिटल रहेगी 1634 तक, यानी कि हृदय शाह आने तक यही कैपिटल रहेगी। ठीक है, अब देखिए जब राजा की डेथ हो गई और उनका बेटा अभी माइनर है, तो आपको लगता है कि आजू बाजू के जो राजा रहे होंगे, जो दूसरे राज्य, ये सब सोचेंगे कि अब हम अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रानी दुर्गावती को यहाँ रखें बीच में, सपोज ये है रानी दुर्गावती, क्लियर। तो ऊपर है रामचंद्र बघेल। ठीक है, बघेल डायनेस्टी के। नीचे बालाघाट में रूल करते हैं हाइया वंश, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। ठीक है, बालाघाट रीजन में। फिर बहामनी किंगडम टूटने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा राज्य इमर्ज होता है बेरार। ठीक है, नीचे महाराष्ट्र में ही चंदा में रूल कर रहे हैं कर्णशाह। ऑलराइट, और इधर मालवा में रूल कर रहा है बाज बहादुर। ठीक है, तो ये चौतरफा अब ऐसे लोग से घिरी हैं जो सोच रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अटैक करने का। क्लियर, तो सबसे पहला अटैक करेगा बाज बहादुर। चलिए, देखिए बाज बहादुर के पिता का नाम था शुजात खान, जो मालवा पे रूल करते थे। ठीक है, इनका बेटा हुआ बाज बहादुर। ऑलराइट, अब देखिए क्या है कि 1562 के आसपास जब अकबर गद्दी पे बैठता है, वैसे 1556 में ही आ चुका था वो, लेकिन क्या है बैरम खान के अंडर में रहा काफी टाइम। फिर अपने कोर्ट की महिलाओं के अंडर में रहा, महामंगा जो उसकी बड़ी माँ थी। ठीक, लेकिन 1562 तक वो पूरा अपनी तरह से फ्री हो जाता है कि अब मैं अपना राज्य अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। ठीक है, तो उस टाइम बड़े चर्चे हुआ करते थे बाज बहादुर के और एक उनकी खूबसूरत रानी रूपमती के। राइट, तो अकबर का एक भाई था अदम खान, अदब खान या आदम खान। ठीक है, तो उसने अटैक कर दिया मंडू पे। ओके, और ये बाज बहादुर भाग के जंगल वंगल में चला गया, रानी रूपमती ने अपने आप को मार लिया। ठीक है, इस तरह की कहानी। तो यहाँ से बहुत सारी वेल्थ मिली मांडू से इसको, अदब खान को। तो फिर इसने वहां पे थोड़ी सी भेजी अकबर को, बाकी अपने पास रख ली। तो अकबर ने खुद पर्सनली मार्च किया वापस यहाँ पे और फिर पूरा पैसा लिया उससे। ठीक है, चलिए वो तो अलग स्टोरी है। तो शुजात खान का बेटा यहाँ पे बाज बहादुर, मालवा रीजन। ठीक है, इसने 2 बार अटैक किया रानी दुर्गावती पर। ठीक है, पहला अटैक जब हुआ तो उसमें ये फेल हो गया। फिर इसने दूसरा अटैक जब किया तो उसमें इसके अंकल मारे गए और इसको फिर काफी डैमेज हुआ। तो दूसरा अटैक भी इसका फेल हो गया। तो रानी दुर्गावती ने इसके अगेंस्ट तो एटलीस्ट अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। दिक्कत आएगी मुगल्स की टाइम पे, मुगल्स को हैंडल करने में। तो पहले तो रानी के टाइम पे कुछ एक चीजें हुई है वो देख लेते हैं। जैसे वल्लभाचार्य का नाम आपने सुना होगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, इनके बेटे थे गुसैन विठल नाथ। ठीक है, ये रानी के किंगडम में आए थे और रानी ने इनसे दीक्षा ली और उनको 108 विलेज दान में दे दिए। ठीक है, तो ये पहला थोड़ा रिलीजियस एंगल आ जाता है रानी का कि कहीं ना कहीं धार्मिक भी थी थोड़ी। ठीक है, अब शुरू होता है कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स, जो पीएससी ने आपको पिछले साल मेंस में पूछा था। कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स, देखिए मैं आपको पूरी एक स्टोरी की तरह समझाऊंगा, आप उसको आराम से समझिए और फिर लिखिए। देखिए यहाँ पे करा है यानी कि इलाहाबाद बोल लीजिए आप। वहां पे अपॉइंट होता है सूबेदार असफ खान।
ठीक है। ये पहले अटैक करता है रीवा पर, रामचंद्र पर, ये वहां पे ये जीत जाता है। तो रामचंद्र तो गए, ठीक है। अब अगला टारगेट क्या हुआ फिर, ऑब्वियसली रानी, दमोह में, ठीक है। तो दमोह में सिंगौरगढ़ किले में थी उस टाइम रानी, जब उनको खबर मिलती है कि अटैक होने वाला है, ठीक है। और इस टाइम इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना रखा था आधार सिंह को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब उनको दमोह में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे लड़ना पॉसिबल नहीं है, तो ये मूव कर जाती है नीचे नर्रई पे, ठीक है। नर्रई चली जाती है और सिंगौरगढ़ को छोड़ के। तो अब रानी है यहाँ पर नर्रई में, क्लियर ना। अब जब रानी नर्रई में है तो रानी पे होगा दो तरफा अटैक। एक तो ये असफ खान की मदद कर रहा था एक आदमी, जिसका नाम था नजीर मोहम्मद। तो एक तो इस तरफ से अटैक करता है नजीर मोहम्मद, ठीक है। इनसे लड़ते हैं रानी की तरफ से अर्जुन दास बैस, और वो हो जाते हैं शहीद। ये फौजदार थे यहाँ के, अर्जुनदार बैस, ठीक है। तो एक तो ये लड़ाई हो गई, क्लियर। दूसरी दूसरा अटैक करता है खुद असफ खान, राइट। तो यहाँ पे भी रानी के दो कैननर यानी कि तोपची वो शहीद हो जाते हैं। तो उनके नाम मैं आपको यहाँ पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये मैं आपको ही बताता हूँ। एक थे शम्स खान मियाना, और ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि जब रानी के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वहां पे बताना है इनको। एक थे मुबारक बिलोच। तो देखिए दोनों मुस्लिम हैं, तो आप ये मत कहिए कि ये कोई हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। दो राज्यों की ही लड़ाई हो रही थी। अटैक करने वाले मुस्लिम थे, तो रानी की साइड से जो लड़ रहे थे वो भी मुस्लिम ही थे, राइट। इसलिए इन दोनों के नाम आप आंसर में मेंशन करेंगे जब आप बोलेंगे कि रानी वॉज वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। उनके खुद के तोपची जो थे कैननर्स, वो शमशा खान मियाना एंड मुबारक बिलूच थे, ठीक है। तो ये दोनों भी इसमें शहीद हो जाते हैं। फिर रानी अब खुद लड़ने के लिए बाहर आती हैं, ठीक है। आपको पता है अपने इनका हाथी का नाम क्या था, सरमन, ठीक है। और इनका हाथी का जो क्या कहते हैं उसे, महावत, महावत वॉज आधार सिंह बघीला, राइट। तो अब रानी खुद बाहर आती हैं, घायल हो जाती हैं इस लड़ाई में। फिर उनको लगता है कि पकड़ी जाएंगी, तो पहले अपने महावत से कहती है कि मुझे मार दो। तो महावत कहता है मैं नहीं मार सकता रानी। तो फिर रानी खुद ही अपने आप को एक डैगर घोंप के उसको मार देती है, ठीक है। लेकिन रानी इससे पहले अपने जो बेटा था इनका, जो माइनर बेटा था वीर नारायण सिंह, ठीक है, उसको यहाँ से निकाल देती है। वो भी घायल हो गए थे एक्चुअली। तो वो चले जाते हैं चौरागढ़ पे, चौरागढ़ किले पे। तो अब असफ खान चौरागढ़ किले को सीज कर लेता है। सीज करने का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से, किले के चारों तरफ से डेरा डाल के आप बैठ गए। ना किले के अंदर कोई जा पा रहा है, ना कोई बाहर आ पा रहा है, ना अंदर खाना पीने का सामान जा पा रहा है, ना कुछ, ठीक है। तो सामने वाला कब तक बैठ पाएगा किले में छुप के, ठीक है। तो उसको बाहर आना ही पड़ता है फिर लड़ने। ओके, इसे कहते हैं सीज कर लेना, तक घेराबंदी कर लेना। ठीक, तो असफ खान ने चौरागढ़ पे हमला किया और इसमें जो वीर नारायण थे इनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी मौत हो जाती है। रानी की एक बहन हुआ करती थी कमलापति, पति नहीं कमलावती, ठीक है। तो इनको कैप्चर कर लिया जाता है, अरे। और बाकी की जो नारी थी उस टाइम, जो औरतें थी वहां पे, वो जौहर परफॉर्म कर लेती। और ये पहले एविडेंस हैं जौहर के जो हमें मिलते हैं, ऑलराइट। तो ये बात हुई मुगल और इनकी लड़ाई की, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। अकबर के टाइम पे वो अपॉइंट करता है करा यानी कि आज के इलाहाबाद में असफ खान को एज ए सूबेदार, ये सूबेदार। पहले ये अटैक करके डिफीट करता है रीवा के किंग रामचंद्र को। उसके बाद ये अटैक करता है दमोह सिंगौरगढ़ पे। और रानी को जब भी पता चलता है सिंगौरगढ़ पे अटैक होने वाला है, तो वो मूव कर जाती है नीचे नर्रई में कि वहां पे लड़ाई करेंगे। वहां पे दो तरफा अटैक होता है, असफ खान का और असफ खान के साथ ही नजीर महमूद का। तो इधर अर्जुन दास बैंस की मृत्यु हो जाती है, इधर शम्स खान मियाना एंड मुबारक बिलूच की, ठीक है। फिर रानी खुद पर्सनली आगे आती हैं लड़ने के लिए और घायल होती हैं, फिर अपने आप को मार लेती हैं और अपने बेटे वीर नारायण को चौरागढ़ किला भेज देती हैं सेफली। तो वहां पर भी फिर असफ खान का अटैक होता है, वहां पर अ, वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ही फर्स्ट एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं जौहर के, क्लियर।
अब हमें बात करनी है रानी की पर्सनैलिटी की। मुझे पता है चीजें बहुत लंबी जा रही हैं, आप चाहें तो वीडियो में ब्रेक लेके कर सकते हैं। एक्चुअली एक वाटर ब्रेक ले ही लीजिए। क्योंकि मुझे ये पूरा लेक्चर आज ही खत्म करना है। इसके बाद फिर मैं आपको भोपाल डायनेस्टी कराऊंगा, और साथ में हमारी एंशियंट हिस्ट्री की डायनेस्टी। एंशियंट हिस्ट्री तो चल ही रहा है, मैंने उस पर अभी 2 लेक्चर बनाए थे, आगे भी करवाऊंगा मैं आपको। तो चलिए रानी की पर्सनालिटी की बात करते हैं, क्योंकि इन पे भी एक नोट लिखने को आपको आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहला, रिलीजियसली तो टॉलरेंट थी। एग्जाम्पल आप वही दे देंगे, उनके जो मुस्लिम कैननर्स थे, है ना, उनके नाम लिख देंगे। दूसरा, लीडरशिप स्किल्स थी इनकी। हमें देख लिया नर्रई में जब ये सब शहीद हो गए थे, उसके बाद वो खुद आगे आई थी लड़ने के लिए। ठीक है। और क्योंकि काफी 14 साल तक उन्होंने राज्य चलाया अपना, तो काफी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी रही होंगी। राइट। वॉरियर थी, स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज करती थी। शी पैट्रोनाइज दी स्कॉलर्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप मेंशन करेंगे महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर। राइट। उसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट नाम है नरहरि महापात्रा। ठीक है। फिर काफी रिलीजियस भी हुआ करती थी। हमने देखा वहां पे जो वल्लभाचार्य के बेटे आए थे, है ना, उनको उन्होंने डोनेशन भी दिया था 108 गांव का। ठीक है। विठल दास। ऑलराइट। तो ये काफी है, जब भी अगर इन पे शॉर्ट नोट लिखने को आए इनके पर्सनालिटी पे, तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2 बेटे हुए थे संग्राम शाह के। एक तो थे दलपति शाह, और दूसरे थे चंद्र शाह। ठीक है। तो अब जब मुगल्स ने ये सब कैप्चर कर लिया, तो फिर मुगल्स ने क्या किया कि उनसे हो नहीं रहा था हैंडल यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था वो इम्पोज कर दिया, और वापस से राज्य दे दिया दलपति शाह के ब्रदर यानी भाई को, जिनका नाम था चंद्र शाह। ओके। चंद्र शाह। और इनका राज्य रहेगा 12 साल। तो 1564 में गई रानी, तो 12 साल यानी कि कितना हो गया, 76। ठीक है। तो चंद्रशाह का राज रहेगा 76 तक। इसके बाद आ जाएगा इनका बेटा, चंद्रशाह का बेटा मुबारक शाह। क्योंकि देखिए ये शॉर्ट नोट तो क्या है कि ऐसी चीजें किसी पे भी आ सकता है एग्जाम में, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है शॉर्ट नोट के लिए। ठीक है। 3 लाइनें ही लिखनी होती है, लेकिन कम से कम उनका टाइम पीरियड पता हो, उनके पिता का नाम पता हो, और उनके टाइम पे हुआ कोई एक आध इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है। तो फिर चंद्रशाह का बेटा आएगा मधुकर शाह, और ये रूल करेगा अगले 10 साल। तो 1576 से 86। ठीक है। रानी गई 64 में, उसके बाद ऐड कर दो 12 और 10, तो 12 साल रूल करेगा चंद्रशाह, 10 साल रूल करेगा मधुकर शाह। ठीक है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं। पहला, ही वॉज ब्रदर ऑफ दलपति शाह एंड सन ऑफ संग्राम शाह। ठीक है। ब्रदर ऑफ दलपति शाह। ठीक है। और इसने सक्सीड किसको किया? अब ये मत कह देना कि इन्होंने सक्सीड किया रानी दुर्गावती को। नहीं, रानी दुर्गावती तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपने बेटे के बिहाफ में रूल कर रही थी। इन्होंने सक्सीड किया था वीर नारायण देव को। ठीक है। क्योंकि राजा तो वीर नारायण देव ही था ना, बस माइनर था, इसलिए रानी संभाल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन। और इंपॉर्टेंट इवेंट यह है कि मुगल्स को इन्होंने 10 गढ़ सरेंडर कर दिए थे। राइट। और उसके बदले में इन्हों मुगल्स ने कहा कि चलो तुम राज करो, लेकिन हमारे अंडर में। राइट। तो ये एक इवेंट याद रखिएगा, आपका 3 मार्क का तैयार हो जाएगा इतने में। ठीक है। फिर आते हैं मधुकर शाह। तो इन्होंने अपने ही पिता चंद्र शाह को मारा था, किल्ड हिज फादर टू बिकम किंग। और सिर्फ फादर को ही नहीं, अपने बड़े भाई को भी मारा था, एल्डर ब्रदर को भी। ठीक है।
इंपॉर्टेंट इवेंट इसके टाइम का ये है कि ही वॉज द फर्स्ट गोंड रूलर, ये पहला गोंड रूलर बना जो पर्सनली होमेज देने गया था मुगल कोर्ट में। ओके, ही पेड पर्सनल ग्रेटिट्यूड टू अकबर। ऑलराइट, क्योंकि देखिए अकबर और महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी ना वो ईगो टसल ही था, क्योंकि अकबर कह रहा था कि आपको मेरे अंडर में रह के राज चलाना है तो एक बार को चलो ठीक है एग्री कर भी लें, लेकिन वो कहता था कि महाराणा प्रताप को पर्सनली आना होगा, खुद आना होगा, किसी और को नहीं भेज सकते, अपने बेटे को भी नहीं, खुद आना होगा मेरे कोर्ट में एंड पे ग्रेटिट्यूड टू मी, मतलब मेरे सामने झुकना होगा। तो वो तो कभी राणा प्रताप ने एग्री नहीं किया कि कभी नहीं होगा ये। लेकिन ये जो था मधुकर शाह, ये पहला रूलर बना जिसने पर्सनली वहां कोर्ट में जाके ग्रेटिट्यूड पे किया था। ऑलराइट, मधुकर शाह। अब इसका बेटा आएगा प्रेम शाह। ये बहुत लंबे समय तक रूल करेगा। 86 में गए मधुकर शाह, उसका 14 साल ऐड कीजिए, फिर 27 ऐड कीजिए, ठीक है। तो 86 से 1586 से ये रूल करेगा 1627 तक। क्लियर? इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। पहला तो जबलपुर के अमोडा सती टेक्स्ट, यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने टाइटल ले रखा था महाराजा धीराज। आप अंडर में हो मुगल्स के, ओके, आप कुछ नहीं हो इस वक्त, लेकिन फिर भी आपने टाइटल ले रखा है महाराजा अधिराज, ठीक है। फिर तुजू के जहांगीरी नाम की किताब आपने सुनी होगी, तुजू के जहांगीरी, ये जहांगीर पे लिखी गई है। उसमें मेंशन है कि प्रेम शाह ने गिफ्ट किए थे 7 एलिफेंट्स जहांगीर को। राइट, तो एक इवेंट ये हो गया। ये पैट्रोनाइज करते थे स्कॉलर्स को, जिसमें दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, एक है विष्णु दीक्षित और सेकंड वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज गंगाधर वाजपेयी। गंगाधर वाजपेयी, ऑलराइट। और इनको प्रेम शाह को परम वैष्णव भी कहा जाता है, काफी रिलीजियस आदमी थे, परम वैष्णव। ऑलराइट। अब इनके टाइम क्या हुआ कि बुंदेला किंग ओरछा का किंग था जुझार सिंह, ठीक है। इसने हमला कर दिया चौरागढ़ पे, ठीक है। तो प्रेम सिंह ने मदद मांगी जहांगीर से कि हमारी मदद कीजिए, लेकिन वो मदद कर नहीं पाए, कोई हेल्प आई नहीं। तो फिर प्रेम सिंह ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, आपस में कुछ ट्रीटी कर लेते हैं, आपको क्या चाहिए आप बताओ, ठीक है, प्रेम शाह ने। लेकिन वो तो गए बेचारे ट्रीटी करने और इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उनकी जान ले ली, ठीक है। तो प्रेम सिंह को जुझार सिंह ने इस तरीके से धोखे से मरवा दिया। क्लियर? तो ये बात हो गई प्रेम शाह की। अब हम आ जाते हैं अगले रूलर, दैट इज हृदय शाह। ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ पे, इसके बाद की फिर इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 1627 से, इसको रिवर्स कीजिए जरा डिजिट को, अपन पढ़ते हैं ना सी साइट मैथ्स में, रिवर्स कितना होगा 72, उससे बस एक साल ही कम रखिएगा, ये इनका टाइम ड्यूरेशन। तो ये तो पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक अच्छा रूलर क्या करता है, सबसे पहले तो मैट्रिमोनियल अलायंस करता है ढेर सारे, ताकि सामने वाले को रिश्तेदार बना लो तो वो कभी अटैक करे ही ना अपने पे, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन किए काफी सारे, चंदेल किंग के साथ किए, चंदेल, परिहार के साथ किए, परिहार वहीं के छोटे रीजन में रूल करते थे, और किए गौतम डायनेस्टी के साथ, ठीक है। तो इन सब के साथ इन्होंने किए मैट्रिमोनियल रिलेशंस। तो इनके दो बेटे हुए, छत्र शाह और हरि सिंह। दोनों के नाम याद रखिए क्योंकि दोनों राजा बनेंगे आगे चल के, छत्र शाह और हरि सिंह। राइट। अब इन्होंने क्या किया कि अपने राज्य में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर का, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब रहते थे उनको ज्यादा एग्रीकल्चर नॉलेज था नहीं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनवाइट किया था पानसारिस को, जो कि पान उगाने में फेमस थे, स्किल्ड थे, ठीक है। तो इन्होंने पानसारिस को इन्वाइट किया कि आप लोग एक काम कीजिए, मंडला में आके रहिए, सेटल हो जाइए यहाँ, ठीक है। और ये ग्रो करते थे पान, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। और
फिर इन्होंने दो म्यूजिक टेक्स्ट लिखे हैं, दो म्यूजिकल टेक्स्ट। पहला, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, हृदय कौटुक, और दूसरा हृदय प्रकाश। ऑलराइट, खुद भी एक स्किल्ड सिंगर थे। ये इनकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे लिखने को। और ये भी पैट्रोनाइज करते थे कुछ टैलेंट को, क्योंकि एक अच्छे रूलर की निशानी होती है। तो ये पैट्रोनाइज कर रहे थे सबसे पहले कमला दत्त ठाकुर। अगर तीन नाम याद नहीं रख सकते तो एक आध ही रख लीजिएगा। दूसरे विष्णु दीक्षित और तीसरे वैद्यनाथ दीक्षित। ऑलराइट, अब इनकी टाइम पर बना हुआ कुछ आर्किटेक्चर हमें देखना होगा। पहला, मुगल कोर्ट से ये एक रानी को ले आए थे जिनका नाम था सुंदर देवी। ये लेकर आए थे मुगल कोर्ट से, क्योंकि ये वहीं पे सर्विस करते थे, ये मुगल कोर्ट में ही थे शामिल। ऑलराइट, तो ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, ये मुगल कोर्ट में ही सर्व कर रहे थे। तो वहीं से ये सुंदरी देवी को ले आए थे, तो इन्होंने बनवाया था सुंदर देवालय। देवालय, ठीक है। और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? रामगढ़ इंस्क्रिप्शन से। रामगढ़ इंस्क्रिप्शन से, जो कहता है कि ये काफी अच्छी लेडी थी, पियर्स एंड वर्चुअस। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ऐसा शॉर्ट नोट भी आपको आ सकता है, इनकी वाइफ के नाम बताइए, इस टाइप का, ठीक है। और दूसरा था कि इनकी एक बघेल क्वीन भी थी, ठीक है, जिन्होंने बनवाया था बघेल पैलेस। बघेल पैलेस फ्रॉम इन रामनगर, रामनगर में, ठीक है, जो कि हृदय शाह की कैपिटल थी, रामनगर। क्योंकि ये क्या हुआ था, इनके टाइम पे चौरागढ़ हाथ से जा चुका था। चौरागढ़, ऊपर मैंने बताया था ना आपको, जुझार सिंह ने हमला किया था, तो चौरागढ़ तो ये खो दिया था इन्होंने, ठीक है। तो फिर इनकी कैपिटल बन गई थी रामनगर। चलिए, अब हृदय शाह के क्या है, दो बेटे, छत्र सिंह और हरि सिंह। तो अब राजा बनेंगे छत्र सिंह। समझते जाइए सब कुछ एक एक स्टोरी की तरह, इससे बेटर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा कहीं। बुक से खुद पढ़ने जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है लेक्चर लंबा हो रहा है, बट मुझे इसको इसी लेक्चर में खत्म करना है। आप चाहें तो पॉज ले सकते हैं वीडियो पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 71 पे खत्म हो गए थे हृदय शाह, और फिर ये रूल करेंगे आपका 1684, 13 साल। ओके, अब देखिए इस टाइम पे क्या हुआ, ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1671 से 84, इस टाइम पे आप याद कीजिए कि औरंगजेब खुद साउथ में जाएगा, ठीक है, मराठास के अगेंस्ट कैंपेन करने में। और क्योंकि अब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, अब उसको साउथ से नॉर्थ तक पूरी एक सप्लाई लाइन चाहिए कि उसको जिस चीज की जरूरत पड़े, आर्मी की, हथियारों की, तो वो आ सके। तो उसको बीच में कोई दूसरा राज्य नहीं चाहिए था। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे औरंगजेब फाइनली एंड कर देता है गौंड किंगडम को। अब गौंड किंगडम जैसा कुछ नहीं रह गया, बस आप छोटे छोटे रीजन के अपने आप को छोटे छोटे राजा कह लो बस, बट सबके सब मुगल के अंडर में है, ठीक है। और इनके छत्र शाह के टाइम पर ही अराइवल हुआ था महाप्रभु का, महाप्रभु प्राणनाथ, ओके, जिनको हम जानते हैं प्रणमी सेक्ट के लिए, राइट, 1681 में आए थे ये, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और ये महाप्रभु की जो शिक्षा है वो हमें देखने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एक किताब में जिसका नाम है रास। ऑलराइट, तो ये बात हो गई छत्र शाह की। अब एक राजा का नाम और देखेंगे हम, खेसारी शाह, क्योंकि यहाँ पे अब और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। देखिए, इनका बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा समझने में, ठीक है। पेन वगैरह साइड में रख दीजिए अगर लिख रहे हैं तो, अभी पहले आपको जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए।
केशारी शाह इनका बेटा था, ठीक है, ये बन गया राजा। तो जो भाई था इनका छत्र शाह का, हरि सिंह, यानी कि केसारी शाह का अंकल हरि सिंह, इसको बुरा लगा कि भाई का बेटा बन गया और मैं नहीं बन रहा हूं, ठीक है। तो खेसारी शाह को वो मरवा देता उसके अपने बेटे नरेंद्र शाह के हाथों। नरेंद्र शाह बेटा था खेसारी शाह का, इसने इसको मार दिया, तो ये ही किल्ड हिम। क्लियर यहां तक? अब लेकिन इसने मार तो दिया, लेकिन हरि सिंह ने कर दिया रिवोल्ट, और कि राजा तो मैं बनूंगा। तो ये बेचारा नरेंद्र शाह ये भाग जाता है नीचे लोंजी में, और लोंजी कहाँ है? बालाघाट में। ये बालाघाट में भाग गया। और इधर मैंने आपको मैप पे एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई थी, उमरिया। उमरिया, उमरिया में रूल कर रहे थे इसी नरेंद्र शाह के मामा जी, ठीक है, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। तो ये मार देते हैं हरि सिंह को, ये किल्ड हरि सिंह। ऑलराइट, तो फिर राजा बनता है हरि सिंह का बेटा पहाड़ सिंह। ऑलराइट, पहाड़ सिंह बनता है राजा। इस पहाड़ सिंह का नाम मैं से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी कोर्ट में ना एक बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर था, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इंदिरामणि। इसका नाम मत भूलना एग्जाम के लिए, एस्ट्रोलॉजर इंदिरामणि, ठीक है। और पहाड़ सिंह को हमेशा ये डर था कि यार ये जो नरेंद्र शाह बैठा है ना, ये मुझ पे अटैक कर सकता है कभी भी, बालाघाट में है अभी वो, ठीक है, तो वो कभी पहाड़ सिंह पे अटैक कर सकता है। तो ये क्या करता है पहाड़ सिंह, ये ज्वाइन कर लेता है औरंगजेब की आर्मी, कि अगर मैं औरंगजेब की आर्मी में रहूंगा तो नरेंद्र शाह मुझ पे हमला करने की गलती नहीं करेगा। क्लियर? तो ये पूरी कहानी समझ में आई आपको? ठीक है। 1687 में छत्र शाह तो चले गए, ठीक है, फिर ये सारा रायता फैला। ओके, तो ये जब नरेंद्र शाह भाग गया इनको मार के, तो यहां पर हरि सिंह ने रूल किया 3 साल, 1684 से 87 तक, ठीक है। फिर उसके बेटे पहाड़ सिंह ने सिर्फ एक ही साल रूल किया 1687 में। अब उसको डर था कि नरेंद्र शाह उस पर हमला करेगा वापस, ठीक है, तो वो चला गया औरंगजेब की आर्मी में, और हमला हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है, इन दोनों में लड़ाई होगी। राइट, तो नरेंद्र, यार, तो नरेंद्र शाह और पहाड़ सिंह में लड़ाई होगी अब शुरू। राइट, दोनों में लड़ाई शुरू होगी, और ये लड़ाई कहां पे होती है? फतेहपुर में। राइट, पहली लड़ाई में नरेंद्र शाह जो होते हैं ये हार जाते हैं, फर्स्ट में ही गॉट डिफीटेड, क्योंकि पहाड़ सिंह के पास तो मुगल आर्मी है ना, तो कैसे जीतेगा। पर सेकंड में कुछ भी करके ये क्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं, मरवा देते हैं या मार देते हैं आपके लिए, किल्ड, पहाड़ सिंह मर गया, ठीक है। तो अब बन गए हैं नरेंद्र शाह यहाँ के रूलर। नरेंद्र शाह, ठीक है, ये रूल करेंगे 1687 से लेके 1713 तक। क्लियर? ये बस हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो बस थोड़ा सा और बियर कर लीजिए। इनके टाइम पे करेंसी पे हमें महाकाली की तस्वीर देखने को मिलती है, नरेंद्र शाह के पे, ठीक है। अब इनके टाइम पे एक और चीज हुई कि इन्हें भी रेबिलियन फेस करना पड़ा, विद्रोह, अपनी ही दो बेटों का, टू सन्स, क्योंकि इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम। राइट, तो इस रेबिलियन को इन्होंने सप्रेस किया अपने दो दोस्तों की मदद से। एक तो थे ऊपर से छत्रसाल बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला, ठीक है, और दूसरे थे, मैंने आपको बताया था देवगढ़ में ही एक गोंड की ही एक डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। तो देवगढ़ के एक रूलर हुआ करते थे बख्त बुलंद। इन दोनों के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो बख्त बुलंद और छत्रसाल बुंदेला की मदद से इन्होंने अपने बेटों का रेबिलियन सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये काफी इंफॉर्मेशन है, अगर नरेंद्र शाह पे क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं इतना। पहला तो उसने डिफीट किया पहाड़ सिंह को, ठीक है, और रूल किया 26 साल,
87 से 13 तक। और अपने बेटी का बच्चों का रेबिलियन जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था उन बच्चों का रेबिलियन दबाने के लिए इन्होंने मदद ली छत्रसाल बुंदेला और देवगढ़ के बख्त बुलंद से। ठीक है। अब इसके बाद कुछ राजा आए हैं बट अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक आएंगे महाराजा शाह। ठीक है, 1713 से 41 तक। ठीक है। इसी तरीके से और भी आएंगे बट अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम एक लास्ट रूलर पे जाएंगे सीधे, जो है सुमेर शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1780 से 82 तक। ठीक है। इनके बेटे होंगे शंकर शाह, और शंकर शाह थे जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, और इन्हीं को अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे शंकर शाह के बारे में। तो अगली हेडिंग हमारी होगी रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी में अवंती बाई भी शामिल होंगी, और अवंती बाई पर ही क्वेश्चन आया था आपके पिछले साल। ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अवंती बाई के बारे में बताता हूं, क्योंकि इन्हीं पे शॉर्ट नोट पूछा गया था आपको। अवंती बाई, ठीक है। इनका जन्म होता है 1831 में। क्लियर। हाँ, 16 अगस्त, तारीख भी याद रख लीजिए क्योंकि ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मानखेड़ी में। इनके फादर थे राव जुझार सिंह। राव जुझार सिंह। ठीक है, ये जमींदार हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी शादी हो जाती है विक्रमादित्य के साथ। विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य के जो पिता थे, फादर फादर राजा थे रामनगर के, रूलर ऑफ रामनगर के, छोटे राजा, ज्यादा ऐसे कोई बड़े नहीं। ठीक है, तो इनकी शादी हो जाती है विक्रमादित्य से। फिर इनके दो बेटे होते हैं, अमन सिंह और शेर सिंह। तो होता क्या है कि इनके बेटे क्या रहते हैं, थोड़े माइनर रहते हैं जब इनके पिता विक्रमादित्य की मौत होती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पर सेटअप कर देते हैं एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कि हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेंगे, जो कि रानी को पसंद नहीं आता है। 1851 में करते हैं ये लोग ऐसा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इनका एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव जो था वो बन गया तहसीलदार। ठीक है। तो ये बात रानी को पसंद नहीं आती है, तो ये रिवोल्ट कर देती हैं रामनगर में, जो कि मंडला में आता है। जैसे मैंने आपको शुरू में मैप ध्यान देने को कहा था, रामनगर में ये कर देती हैं रिवोल्ट। ओके। और ये रिवोल्ट चलता है आपका फरवरी 1857 से फरवरी 1858 तक, यानी ऑलमोस्ट 1 साल तक। 4000 सोल्जर्स की आर्मी रेस करती हैं ये। ठीक है। और इनकी बॉडीगार्ड का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अंगरक्षिका हुआ करती थी बॉडीगार्ड गिरधरी बाई। गिरधरी बाई, ये जरूरी है नाम। ठीक है। फिर अल्टीमेटली ये भी अपने आप को खुद ही मार लेती हैं जब इनको लगता है कि अब जीत नहीं सकती। ठीक है। फिर अब हमें बात करनी है शंकर शाह की। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपको इस बार अगर क्वेश्चन आएगा तो शंकर शाह पर ही आएगा। ओके। शंकर शाह पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। फादर मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं, सुमेर शाह, ये इनके फादर थे, और इनके बेटे शंकर शाह। तो इनको क्या अंग्रेजों ने बस एक पेंशनर बना के छोड़ दिया था कि आप हमारे से पेंशन लेते रहना, लेकिन अब आप राजा नहीं हैं। ठीक है। तो ये पेंशनर थे, कहने के लिए तो ये रूलर हैं गढ़मंडला के, बट अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे हैं बस। ठीक है, सब अंग्रेजों के हाथों में। तो क्या होता है कि जबलपुर में जब 57 की क्रांति के टाइम जबलपुर में स्ट्रगल शुरू होती है, तो वहां पे अंग्रेजों की 52nd प्लेटून विद्रोह कर देती है, और वो ज्वाइन कर लेती शंकर शाह को कि आप हमारे राजा हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि एक धोखेबाज होता है इनके उसमें, ट्रेटर कुशल चंद्र, वो धोखा दे देता है और पूरी इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों को भेजता रहता है। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो अंग्रेज था लेफ्टिनेंट क्लार्क, ये बड़ा शाना रहता है। ये क्या अपना एक वो रहता है इसका एक
प्योन समझ लीजिए, चपड़ासी, बाज सिंह। ये बाज सिंह को भेजता है राजा के पास बाबा बना के, साधु बना के। अब साधु आए हैं। अब उस टाइम क्या है कि लोग बड़ा विश्वास करते थे कि यार इनका आशीर्वाद मिल जाए तो हम कामयाब हो जाएं। तो उसका आशीर्वाद लेने के चक्कर में इन्होंने पूरा प्लान बता दिया इस बाज सिंह को। ओके। और ये प्लान पूरा पहुंच गया लेफ्टिनेंट क्लार्क के पास। और उन्होंने ये जहां पर रुकते थे ये किले में, वहां किले पे पूरा आए, अटैक किया, कैप्चर किया सब कुछ। और उनको बहुत सारे पेपर्स मिले जिसमें पूरे प्लान वगैरह लिखा हुआ था सब कुछ। तो उन्होंने फिर समझा कि यार ये लोग हमारे खिलाफ विद्रोह की बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल सच है। और 18 सितंबर 1857 को इन्होंने कैनन यानी तोप के मुंह से बांध के शंकर शाह और उनके बेटे युवराज को, ठीक है, दोनों को कैनन से उड़ा दिया। ठीक है, तोप से बांध के उड़ा दिया। ठीक है। फिर इनकी जो रानी थी क्वीन फूल कुंवर देवी, वो भी किले से बाहर आती है और अंग्रेजों से वो भी लड़ती हैं। तो फूल कुंवर देवी। ऑलराइट। तो ये बात हो गई है संग्राम शाह की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, प्लीज याद रखना। ठीक है। फादर का नाम याद रख लो। और 57 की क्रांति में 52nd बटालियन ने इनको ज्वाइन किया था, ये याद रख लो। वैसे रूलर थे कहने के लिए गरमंडला के, लेकिन पेंशनर बन के जी रहे थे। ठीक है। लेफ्टिनेंट क्लार्क अपने एक विश्वास पात्र को भेजता है बाबा बना के, भात सिंह को। और फिर ये पूरी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। फाइनली इनको कैप्चर किया जाता है और कैनन से ब्लो कर दिया जाता है। इंफॉर्मेशन काफी है। ओके। अब लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपसे पीछे एक बंदे की बात की थी, भक्त बुलंद की। तो देखिए देवगढ़ स्टेट, देवगढ़ में भी गोंड्स की ही एक प्रजाति, एक या एक ब्रांच रूल कर रही थी देवगढ़ स्टेट में। ओके। यहाँ पे भी जो रूल कर रहे थे वो गोंड की ही ब्रांच थी। लेकिन ये गढ़ मंडला के अधीन रहकर ही रूल कर रहे थे। ठीक है। अब क्या हुआ, रानी दुर्गावती की जब डेथ हुई थी ना 1564 में, तो लगभग गढ़ स्टेट जो था वो पूरा डिमाइस हो गया था उसका। ठीक है। वो तो फिर मुगल के अधीन रह के चलता रहा धीरे धीरे। तो इसी टाइम पर ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए कि अब हम एक अलग ही स्वतंत्र राज्य हैं। ठीक है। रानी दुर्गावती के जाने के बाद तो इनका फर्स्ट रूलर बनता है तुलोबा। इसका नाम हमें ऐन ए अकबरी में देखने को मिलता है। क्लियर। तो अब हम ये बाकी के रूलर नहीं जानने, हम सीधे आएंगे बख्त बुलंद पे। बख्त बुलंद, इसका टाइम पीरियड है 1684 से 1709। ठीक है। और मैंने आपको पीछे बताया भी था, बख्त बुलंद ने किसकी मदद की थी, नरेंद्र शाह की, उसके बेटों का रेबिलियन दबाने में। तो इसके फादर थे गोरख सिंह, गोरख शाह। उसके दो बेटे, एक तो ये बख्त बुलंद हो गया। ठीक है। दूसरा था दियादार, ये था यंगर। और ये बन जाता है रूलर। तो बख्त बुलंद को बुरा लगता, एक्चुअली बख्त बुलंद का पहले नाम था महीपत, जिसका असली नाम महीपत था। ठीक है। बख्त बुलंद तो बाद में। तो ये जब छोटा भाई रूलर बन गया तो इसको लगा बुरा बख्त बुलंद को। ठीक है। तो ये चला गया औरंगजेब के पास कि मेरी मदद कीजिए। औरंगजेब ने कहा एक काम करो, इस्लाम कबूल कर लो और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो इसने इस्लाम बुलंद कर लिया और उसका नाम क्या रख, अपना नाम बदल के क्या रख दिया, बख्त बुलंद। ठीक है। तो महीपत का नाम हो गया यहाँ पे बख्त बुलंद। राइट। अब हुआ क्या, इसने कहा कि देखिए मैं तो इंडिपेंडेंट रूलर हूँ, अब मैं राजा बन गया हूँ तो इंडिपेंडेंट हूँ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, औरंगजेब ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा तू निकल। और फिर औरंगजेब ने वापस से रूलर इसी को बना दिया, दियादार को। ठीक है। तो अब ये भाई साहब भाग गए वहां से औरंगजेब के डर से। ठीक है। और भाग के ये चले गए गढ़ा रूलर नरेंद्र शाह के पास। तो नरेंद्र शाह ने कहा कि आप मेरी मदद कीजिए अपने बेटों का रेबिलियन दबाने में और मैं आपको बदले में 3 जिले दे दूंगा। ठीक है। एक दिया इन्हें चौराई, दूसरा हुआ घुनसौर और तीसरा हुआ डोंगरा ताल। तो फाइनली इसके पास थोड़ी बहुत टेरिटरी आ गई जहां पे ये रूल कर सकता था। और इसके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। एक तो ऊपर छत्रसाल बुंदेला से, क्योंकि उसने भी मदद की थी इस रेबिलियन को दबाने में नरेंद्र शाह के बेटों का। तो छत्रसाल के साथ भी इसके रिश्ते अच्छे हो गए थे। और नीचे जो मराठा चीफ थे उस टाइम, राजा राम,
ठीक है, उनके साथ भी इनके संबंध काफी अच्छे थे। यहाँ पे हमने अपने लगभग सभी इंपॉर्टेंट बातें जान ली हैं इस डायनेस्टी के बारे में। अब सिर्फ हमें जानना है लास्ट टॉपिक, आर्किटेक्चर। तो अब मैंने लगभग आपको सब कुछ तो बता ही दिया है ऊपर, तो आप आराम से अपना आर्किटेक्चर अब लिख लेंगे, लेकिन मैं एक बार सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आर्किटेक्चर जब भी बात आती है तो उस टाइम राजा लोग क्या बनाते थे, फोर्ट बनाते होंगे, ठीक है, किले, टेम्पल बनाते थे, कुछ वेल्स वगैरह बना देते हैं, स्टेप वेल वगैरह जो हमें मिलते हैं, ठीक है, बावड़ी वो कहते हैं इनको, बावड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्ट की बात करें तो आपको सब ऊपर बता ही दिया है मैंने पहले ही। ठीक है, मदन महल बनवाया था, मदन महल एट गढ़ा। ये बहुत पहले बना था, ये बन गया था लगभग 1016 एडी में ही, ठीक है, बाय मदन शाह। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सिंगौरगढ़ फोर्ट, सिंगौरगढ़ फोर्ट। ठीक है, देन हमारे पास है चौरागढ़ फोर्ट। ये सतपुड़ा, सतपुड़ा रीजन में है, ऊपर मैंने आपको बताया था विंध्यास और सतपुड़ा। ठीक है, इसमें 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अलग अलग चीज की, घोड़े के अस्तबल अलग, हाथी के अस्तबल अलग। ठीक है, काफी सारे अंडरग्राउंड वाटर वेल्स बने हुए हैं। उसके बाद फिर रामगढ़ फोर्ट। तो जो जो कैपिटल रही है वहां पे किले तो बनाने ही पड़ते हैं ना, कैपिटल को तो हमेशा किले से ही प्रोटेक्ट किया जाता है। और किसने बनवाया था, हृदय शाह ने, और क्योंकि उसी ने कैपिटल यहाँ पे की थी। और इस रामगढ़ फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है मोती महल। ठीक है, ये याद रखिएगा। रानी महल भी बना हुआ है। इसके अलावा एक राव भगत की कोठी है, उसका भी डिटेल थोड़ी बहुत लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फोर्ट की। अब बात करते हैं टेम्पल की। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बैजनाथ, बैजनाथ नहीं, बैज मठ, बैज मठ गढ़ा में बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये थोड़ा तांत्रिक से रिलेटेड है। ठीक है, इससे बनवाया था संग्राम शाह ने। right? तो ये जो बना हुआ है ना, तो ऐसा है कि आप ये समझिए कि तीन तरफ तो पहाड़ी हो गई। ठीक है, तीन तरफ पहाड़ी हो गई। ठीक है, तो ये पूरा आपका संग्राम सागर हो गया। ठीक है, तो फिर एक कोने में बनाया हुआ है ये मठ। ठीक, तांत्रिक रिचुअल के लिए फेमस है। 1520 में बनवाया था संग्राम शाह ने, जबलपुर में आता है। क्लियर। देन इसके अलावा एक और है पंचमठ। ये जबलपुर से 5 किलोमीटर दूरी पे है, और ये है राधा वल्लभ सेक्ट का, राधा वल्लभ सेक्ट। बस वन वन लाइन आप लिख देंगे, इतने में आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा फिर संग्राम सागर आज भी है, आप लोग जो वहां से होंगे उनको पता ही होगा। ये 3 साइड हिल से घिरा हुआ है, और इसके संग्राम सागर के बीच में बना हुआ है एक अम खास, अम खास की जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर और उस टाइम क्या होता होगा, राजाओं के टाइम पे स्कल्पचर्स वगैरह बनते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि देवी देवताओं के आइडल्स बनाते होंगे, मूर्तियां, तो आप लिख दीजिए एक तो शेवाइट आइडल्स मिले हैं हमें वहां से। ठीक है, वैष्णव आइडल्स। बस इतना मेन मेन थीम पे अपने एक एक दो दो पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये फोर्ट्स हो गए, फोर्ट्स में मदन महल, सिंगौरगढ़ फोर्ट, चौरागढ़ फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट। फिर टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स में आपको दो मेंशन करने हैं, बैजनाथ एंड पंचमठ। फिर संग्राम सागर हो गया, थोड़ा बहुत आप स्कल्पचर के बारे में लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया पूरा आर्किटेक्चर गोंड डायनेस्टी का। तो हमने काफी कुछ देख लिया है, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से आया है तो प्लीज अपने फीडबैक, अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर हम अगली डायनेस्टी भोपाल डायनेस्टी के साथ शुरू करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।